नमस्कार दोस्तों, दिस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल पे, जो हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो आगे आने वाले मानसून सत्र पे संसद में पेश किया जाएगा, ऐसा उम्मीद भी है। देखिए, बीते साल नवंबर में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट किया था, प्रकाशित किया गया था। इसमें कुछ कानून बनाए गए हैं जो व्यक्तिगत डेटा को क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निजता का अधिकार दिया था, जिसने परिभाषित किया था निजता के अधिकार को, उसका यह अनुपालन करेगा। ठीक उसी के अनुपालन में यह बना हुआ है कि आपके डेटा को सुरक्षित रखा जा सके, उसका अनाधिकृत उपयोग ना हो पाए। ठीक, जहां आप चाहे वहीं आपका डेटा दिया जाए। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है जो 250 करोड़ तक हो सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये डेटा प्रोटेक्शन बिल की क्या क्या प्रमुख बातें हैं, है ना। देखिए, इसमें भारत के भीतर हो चाहे भारत के बाहर, दोनों में ही व्यक्तियों के डेटा प्रसंस्करण पे यह लागू होता है। ठीक, मतलब जो भी डेटा ऑनलाइन एकत्रित किया जा रहा है या ऑफलाइन एकत्रित करके क्या किया जाता है, उसको डिजिटलीकृत किया जाता है। ठीक, यह जो एक्ट है यह निर्धारित करता है कि व्यक्तियों का जो डेटा है वह केवल वैध कामों के लिए ही संसाधित किए जा सके। साथ में यह डेटा फिड्यूसरीज वो संस्थाएं हैं जो डेटा कलेक्ट करेंगी। डेटा फिड्यूसरीज को क्या करता है, बाधित करता है सटीकता बनाए रखने के लिए और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। विधेयक व्यक्तियों को भी अधिकार देता है और उनके कर्तव्य भी निर्धारित करता है कि वह अपने डेटा में क्या क्या प्रयोग, अपने डेटा के लिए उसके पास क्या क्या अधिकार हैं और डेटा देते समय उसके पास क्या क्या कर्तव्य हैं। ठीक, केंद्र राज्य की संस्थाएं जो आपकी सुरक्षा एजेंसियां, इनको जो है कुछ प्रावधानों से क्या किया गया है, छूट दी गई है कि उनके ऊपर इस एक्ट के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक, केंद्र सरकार इसी विधेयकों के अनुपालन में एक क्या बनाएगी, एक बनाएगा बोर्ड जो जांच करेगा कि डेटा का गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है या शिकायतों का निवारण करेगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसकी जर्नी कैसी रही। देखिए, 2017 में वर्तमान के बाद, पहले तो भारत में ऐसा कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून पहले नहीं था। ठीक, जो भी व्यक्तिगत डेटा था उसका जो भी संधारण होता था वो आईटी एक्ट 2000 के तहत होता था। और आईटी एक्ट के में ये देखा गया कि यह पर्याप्त नहीं है वर्तमान की कंडीशन के हिसाब से। तो 2017 में केंद्र सरकार ने श्री कृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया और समिति ने 2018 में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपा। इस रिपोर्ट के आधार पे 2019 में एक आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया। ठीक, इसको संसदीय समिति को भेजा गया 2019 में। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2021 में सौंपी और 2022 में ये 2019 वाले विधेयक को क्या किया गया, वापस ले लिया गया। नवंबर 2022 में एक नया ड्राफ्ट क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया, जिसको हाल ही में बुधवार को मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया है, स्वीकृत कर दिया है। ठीक, अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा संसद में, जहाँ पे इस पर वोटिंग होगी और बाकी की चर्चाएं हो सकेंगी और वहाँ पास होता है तो फिर ये कानून के रूप में लागू होगा। ठीक, देखिए, इस बिल में कुछ प्रमुख टर्म्स हैं, उसको देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, सेपरेटली कहीं भी पूछे जा सकते हैं। पहला है डेटा प्रिंसिपल। देखिए, डेटा प्रिंसिपल वह व्यक्ति है जिसका डेटा संधारित किया जा रहा है। सपोज कि मेरा डेटा संधारित किया जाए, डेटा प्रिंसिपल मैं हुआ, तो मैंने बताया कि इस बिल में पहले भी क्या है, डेटा व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है कि उनके डेटा के साथ क्या क्या हो सकता है ये वह निर्धारित कर सकते हैं। तो जब भी कोई कंपनी मेरा डेटा लेगी तो हम उससे पूरी परमिशन लेगी कि मेरे डेटा का वो कहाँ कहाँ यूज कर सकती है और मैं जहाँ जहाँ परमिशन दूंगा वो मेरे डेटा का यूज़ केवल वहीं कर सकती है। वह डेटा का प्रसंस्करण कहाँ करेगी, इसकी जानकारी प्राप्त करने का मुझे अधिकार होगा। मेरे को व्यक्तिगत डेटा में कुछ सुधार करना है, एडिटिंग करना है, तो उसका भी अधिकार मेरे पास होगा। मैं अपने डेटा के लिए किसी व्यक्ति को क्या कर सकता हूँ, नामांकित भी कर सकता हूँ, जो मेरी मृत्यु या गंभीर क्षति होने पे मेरे डेटा को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ठीक, एक शिकायत निवारण तंत्र है जो बोर्ड के तहत संचालित होगा। इसके अलावा सरकार ने व्यक्तियों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं कि कोई व्यक्ति क्या झूठी जो इन्फॉर्मेशन है वह नहीं देगा। ठीक, कोई गलत विवरण नहीं देगा। अगर वह कानूनों का उल्लंघन करता है या अपने कर्तव्यों को उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति पे भी 10,000 तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और इसी में डेटा फिड्यूसरीज के भी दायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो डेटा फिड्यूसरीज क्या है, देखिए, डेटा फिड्यूसरीज
वह इकाई है जो डेटा का क्या करेगी, प्रसंस्करण करेगी। तो डेटा फिड्यूसरीज को यह केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है कि वह डेटा की मतलब कि डेटा की सटीकता को सुनिश्चित करेगी। मतलब कि अगर वो डेटा किसी व्यक्ति से ले रही है तो वह ऑथेंटिकेट करेगी कि यह डेटा उसी व्यक्ति का है, किसी दूसरे का नहीं है। डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए समुचित उपाय अपनाएगी। मतलब उसके सिस्टम के भीतर से अगर डेटा लीक होता है, अगर वह उपाय नहीं अपनाती तो इस पर उसको क्या है, दंड का भी प्रावधान है। उद्देश्य पूरा होते ही डेटा को क्या करना है, डिलीट भी करना है, हटा देना है, इसका भी प्रावधान किया गया है। फिर है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो संरचना है, वेतन भत्ते, ये सारा निर्धारण कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। इसके जो प्रमुख कार्य हैं वह ये कार्य है कि इस एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना, निगरानी करना है, जुर्माना लगाना है, शिकायत निवारण करना है, प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों को सुनना है। ठीक, चयन प्रक्रिया, बोर्ड की संरचना, वेतन भत्ते, सबका निर्धारण कौन करने वाला है, केंद्र सरकार करने वाला है। ठीक, तो ये कुछ इसके विशेष टर्म्स हैं जो जानना जरूरी है। इसमें दंड की 2 कैटेगरी है। एक है बच्चों के लिए अगर दायित्व पूरा न कर पाए तब है 150 करोड़ तक का दंड, और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय अगर नहीं कर पाती है, विफल होती है कोई संस्था, तो 250 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान है। और यह दंड बोर्ड द्वारा जांच करा के ही निर्धारित की जाएगी। ठीक, देखिए कोई भी एक्ट बनता है तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पक्ष में हो। ठीक, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। इस एक्ट के भी वैसे ही 2 पहलू हैं। जहां इस एक्ट को डेटा मतलब कि आपका निजता के अधिकार से जोड़ के देखा जा रहा है, वहीं पे इसके कुछ प्रावधान निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए भी दिखते हैं। ठीक, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें राज्यों को छूट दी गई है। पहले तो ये राज्य के अंतर्गत आते कौन कौन से, देखिए राज्य की परिभाषा हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 में दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी प्राधिकरण हैं और कंपनियां, ये सारी किसमें आ जाती हैं, आपका राज्य की परिभाषा में। तो इनको डेटा के संधारण और प्रसंस्करण में कुछ छूट दी गई है। तो लोगों का यह कहना है कि ये कहीं ना कहीं गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, और जो मौलिक अधिकार की बात की जा रही है उस पर भी यह प्रतिकूल आधार डालेगा, क्योंकि तब तो हमारी निजता नहीं बची रहेगी, हमारे डाटा तो कहीं ना कहीं पहुंच ही गए ना। ठीक, विधेयक राज्य द्वारा अनियंत्रित डेटा प्रोसेसिंग को क्या करता है, सक्षम कर सकता है। मतलब कोई राज्य सुरक्षा के मुद्दे पे है ना, कोई आपकी जो सुरक्षा संस्थाएं वो आपके डेटा को रख सकती हैं। ठीक, उसके लिए आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, वह डेटा अपने हिसाब से रख सकती है। तो इससे क्या हुआ कि आपके वही मौलिक अधिकार का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। फिर ठीक, आपकी निजता फिर भंग हो गई। तो इस मुद्दे पे लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। एक इसमें पॉइंट और है कि तथ्य के गलत बयानों को प्रसार के रोकने के लिए सहमति के बिना प्रसंस्करण। सहमति के बिना प्रसंस्करण मतलब सोचिए कि मैं कोई डेटा कहीं दे रहा हूँ और सरकार को लग रहा है कि ये गलत है, तो मेरे से बिना पूछे उस डेटा को रोक सकती है, डिलीट कर सकती है। ठीक, तो ये सरकार के ऊपर है कि वह कैसे डेटा को रोक सकती है, डिलीट कर सकती है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग ना, जो पत्रकार लोग हैं, उनके अधिकारों के विरुद्ध भी मान रहे हैं कि अगर सरकार को ऐसा कुछ लगता है तो क्या ऐसे किसी भी प्रकरण को क्या है रोक सकती है। कोई न्यूज़ जा रही है तो उसको रोक लेगी, इसी को लगाते हुए, डेटा मुद्दा लगाते हुए इस वाले एक्ट का। तो कुछ लोगों का है कि ये पत्रकारों को भी थोड़ा सा क्या है कि अधिकारों को थोड़ा सा क्या करती है, सीमित कर रहा है। जहाँ पे सरकारी कंपनियां हैं, ठीक, देखिए सरकारी कंपनियां कुछ सेक्टर में अकेले काम कर रही है, जहाँ पे उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जैसे हम ले ले तो आपका ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहाँ पे लोगों के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो एक विकल्प है, एक उपभोक्ता है, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, तो वहाँ पे आपको डेटा देना तो अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वह कंपनी उसी डेटा के माध्यम से क्या करेगी, हितधारकों का निर्धारण करेगी। पर कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनियां वाणिज्यिक काम कर रही है, जैसे कि BSNL हो गया, है ना, और भी ऐसी कंपनियां गवर्नमेंट जो आपको पैसे के बदले कुछ दे रही है, निःशुल्क सेवा नहीं दे रही है, आपको पैसे के बदले सेवाएं दे रही है, वहाँ पे उनको इस कानून से छूट देना क्या उचित है। क्योंकि वहाँ पे भी इनको छूट दिया गया है कि कितने भी डेटा का संधारण कर सकती हैं, कभी तक भी संधारण कर सकती है, और इसके लिए आपकी सहमति बिना आपसे पूछे मान ली जाएगी कि आपने सहमति दी है। तो इसका भी लोगों द्वारा विरोध किया गया है। ठीक, और इसमें एक मुद्दा और है कि विधेयक क्या है, समानता का जो सिद्धांत है उसका भी
क्या करता है, उल्लंघन करता है। मतलब एक ही कानून के लिए सरकारी कंपनी को अलग अधिकार दिए जा रहे हैं और निजी कंपनियों को अलग अधिकार दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सामान्य कार्य करने वाली जो सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के प्रति अलग अलग व्यवहार को भी प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसके कारण भी लोगों के नॉइस की आलोचना कर रहे हैं। विधेयक में हमने देखा कि एक राष्ट्रीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगा, लेकिन यह सारा बोर्ड किसके इशारों पे बनेगा, केंद्र सरकार के इशारों पे बनेगा। उसकी संरचना केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, वेतन भत्ते केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि यह जो बोर्ड है यह निष्पक्ष रूप से काम करेगा, मतलब कि ये केंद्र सरकार के इशारों पे ना चलेगा। हो सकता है केवल केंद्र सरकार के डेटा को ये प्रकाशित करे, बाकी डेटा को क्या करे, रोके, या फिर कोई भी ऐसे डेटा को रोके जो केंद्र सरकार का विरोध कर रहा हो। तो इसलिए इसकी भी लोगों ने आलोचना की है कि इस संस्था को ऐसा बनाना चाहिए जिससे इसकी स्वतंत्रता क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, चलिए, इसमें डेटा पोर्टेबिलिटी और भूल जाने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। ठीक, जबकि 2018 में जो रिपोर्ट आई थी और 2019 और यहाँ तक कि 2021 की समिति ने भी इन दोनों अधिकारों पे बात की थी। देखिए, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार क्या होता है। डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार ये है कि अगर मैंने एक संस्था को डेटा दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं डेटा दूसरी संस्था को ना दूँ बल्कि इसी डेटा को वहाँ ट्रांसफ़र करा दूँ, तो ये अधिकार मेरे पास होना चाहिए कि मैं उस संस्था को बोलूँ कि इसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दो, पर ऐसा नहीं है। भूल जाने का अधिकार क्या है। भूल जाने का अधिकार इंटरनेट पे क्या है, व्यक्तिगत डेटा को, प्रकटीकरण को क्या करता है, सीमित करता है। मतलब मैंने कहीं पे डेटा डाला है तो कोई साइट्स होती क्या लंबे समय तक आपके डेटा को बचा के रखेंगी, वो भूलेंगे नहीं उस डेटा को, आप भले उसको यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार से वो क्या करती है, अगर ये अधिकार आपके पास होता तो ऐसी साइटें जो 10 दिन 15 दिन एक समय निर्धारित होती, उस समय के बाद वो क्या आपके डेटा को क्या करना पड़ता, उनको डिलीट करना पड़ता। ठीक, इसमें एक और है कि जो बच्चे की उम्र है उसको सत्यापित करना है। मतलब कोई अगर 18 साल से कम बच्चा कुछ सामान या सेवा उपभोग कर रहा है और वो अपना डेटा देता है, तो उसके पहले उसका सत्यापन उसके माता पिता से किया जाएगा कि यह वाकई उस उम्र का है कि नहीं है। तो इसमें एक समस्या ये है कि अब उसके सत्यापन के लिए पहले उसके माता पिता का भी सत्यापन करना पड़ेगा। तो डिजिटली प्लेटफॉर्म में जहाँ पहले एक का डेटा जाता था, अब 3 का डेटा जाएगा, मतलब उसका प्लस उसके माता पिता का, कि वाकई उन लोग भी उस एज के लिए हैं कि नहीं है कि लोग फर्जी दे रहे हैं। ठीक, तो अभिभावक का सत्यापन योग सहमति भी प्राप्त, और इसके लिए जो सहमति है, जब तक बच्चा बालिग नहीं होता, सब जो सहमति वो कौन देगा, उनका अभिभावक देगा। ठीक, तो इसको लेके भी थोड़ा सा है कि भाई जब एक बच्चा कुछ अपना ले रहा है, वो डिजिटली ले रहा है, तो उसके लिए उसके माता पिता के सत्यापन की आवश्यकता क्या है। कुछ कंपनियां इसको 16 साल करने के लिए भी है, पर भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है और जो डाटा में जो बनाए हैं जो समितियां हैं उनका कहना है कि बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, एक सेंसिटिव मैटर है, इसलिए जो 18 वर्ष की एज है वो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको कम नहीं किया जा सकता। ठीक, कई निजी कंपनियाँ इसको कम करने के उसमें अपना मतलब सरकार से क्या की थी, अपना ज्ञापन दिया था, अपने विचार दिए थे। देखिए, बच्चों की परिभाषा अलग अलग है। भारत में 18 साल से माना जाता है, कई की जगह 13 साल से है। तो अगर आप एक इंटरनेशनल मार्केट पे काम कर रहे हो, ठीक, और मान लो कोई आप यूएस की साइट से कहीं पे कुछ ऐसा वस्तु या सामान क्रय विक्रय कर रहे हो और वहाँ पे आपको डेटा की जरूरत पड़े, तो वहाँ के हिसाब से तो अगर आपकी उम्र 13 साल है तो वो आपको इजी एक्सेस दे देगा, पर भारत में ऐसा नहीं होगा। तो यह भी थोड़ा सा टफ है कि इसको आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक, तो बच्चे की परिभाषा को कैसे प्रयास किया जाएगा। हमारे यहाँ तो 18 साल से परिभाषित किया गया है कि अगर इंडिया में कोई भी डाटा ले रहा है तो 18 साल से ऊपर है तो वो अपना डाटा सेपरेट दे सकता है, अगर नहीं है तो उसके माता पिता द्वारा डाटा सत्यापित होना चाहिए, और उनके अनुमति पे ही कंपनी क्या करेगी, उसके डाटा का प्रसंस्करण करेगी, उसका संधारण करेगी, क्या करना है ना। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण हानि करके एक चीज़ पूछी गई, बताई गई है लोगों को कि कोई व्यक्ति कैसे डिसाइड करेगा कि कोई महत्वपूर्ण हानि हुई है ना। देखिए, 450 करोड़ तक का प्रावधान है, किस व्यक्ति को कितनी हानि हुई है डेटा के लूज होने से या डेटा के लीक होने से, इसका निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा, ऐसे कोई सिस्टम अभी मौजूद नहीं है। तो इसको लोगों में है कि इसमें कोई स्पष्टता का अभाव है अभी कि इस टाइप की चीज़ों को कैसे हैंडल करेगा। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए 100 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट हो और किसी व्यक्ति के लिए 1000 रुपये भी इंपॉर्टेंट ना हो। मतलब किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है 1 सेकंड की वैल्यू लाखों और किसी के लिए 1 सेकंड की वैल्यू 1 रुपये भी ना हो। तो इसका निर्धारण कैसा किया जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति का डेटा लीक होता है तो उसकी हानि किस लेवल की है, उसे कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए कोई लिखित या अभी नियम नहीं निर्धारित किए गए हैं।
तो ये रहा आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल संक्षिप्त में, जो सरकार ने अभी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है और जल्दी ही उम्मीद है कि इस बार मानसून सत्र में यह आ जाएगा आपका किसमें, संसद में। तो आपके जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। अगर आप मेंस दे रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं।